जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज शुरू की है और इसमें आज हम हिमाचल इतिहास का मंडी भाग 10 करेंगे। यहाँ तक कि हमने 9 पार्ट को कर लिया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप इन वीडियो को बिहारी क्वेस्ट चैनल पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं आज का लेक्चर जो है उसके ऊपर। तो आज हम बात करेंगे भवानी सेन। कल हमने बात की थी विजय सेन की। और होता क्या है कि विजय सेन की जब डेथ होती है तो विजय सेन का कोई भी बेटा नहीं है। तो जब बेटा नहीं है तो राजा बनाने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। पर उसका एक बेटा है और वो बेटा है रखेल का बेटा है। उसका नाम भवानी सेन है और उसको जब विजय सेन की मृत्यु हो जाती है तो राजा बना दिया जाता है। और इसको जो राजपाट का कामकाज दिया जाता है वो अंग्रेज़ ऐसा करते हैं। जो अंग्रेज़ है वो क्या करते हैं कि इन्हें राजगद्दी पर बिठाते हैं। राजगद्दी पर बिठाने के बाद इसकी क्या होती है, जो भी राजा का काम होता है वो ये करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब ये राजा बना तो राजा बनने के समय ये नाबालिग था। तो नाबालिग होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा जो हस्तक्षेप रहा इसके राज दरबार में वो अंग्रेज़ों का रहा। मीन्स अंग्रेज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दबदबा रहा। और इसे क्या किया गया था, जब ये राजा बना तो कुछ समय के लिए लाहौर में इसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया था। पर जब वहाँ से वापसी होती है तो फिर इसे क्या किया जाता है, पूर्ण रूप से राजा घोषित कर दिया जाता है। तो आई होप आप जो भवानी सेन है उनके बारे में अच्छे से जान गए होंगे। और अब इसका जो वैवाहिक जीवन है, जो विवाह हुए हैं वो कहाँ कहाँ हुए हैं, इसके समय में मतलब कौन कौन सी घटनाएं हुई वो बात करेंगे। इसके जो अन्य राजा थे उस वक्त रियासतें थी उनके साथ इनके कैसे संबंध रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रथम विवाह इनका जो हुआ था सिरमौर का कुंवर सिंह था उसकी पुत्री से हुआ था। पहला विवाह ये हुआ। दूसरा विवाह इसने क्या किया कि सुकेत का एक मियाँ था, उसका नाम सूरज सिंह था, उसकी राजकुमारी से किया। और तीसरा विवाह जो किया इसने ललिता कुमारी से किया, जिन्हें बाद में खैरगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। खैरगढ़ी। तो कई बार आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन, खैरगढ़ी जो है उसका संबंध किस जिले से है। तो आपको क्या करना है, मंडी के ऊपर टिक लगाना है और वो किसकी पत्नी थी। तो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाद में इनका डाइवोर्स भी हो जाता है, तलाक दे देती है, कुछ इनके अपने व्यक्तिगत कारण रहते हैं। पर ये क्या थी, जो भवानी सेन राजा था उसकी पत्नी थी। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें इसको क्यों याद रखना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि खैरगढ़ी का किससे संबंध था। क्योंकि इसने जो ये खैरगढ़ी थी जिसको ललिता कुमारी भी बोलते थे, इन्होंने राष्ट्र आंदोलन जो हुए उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो इसलिए इनका नाम काफ़ी फेमस है। तो आगे चलते हैं। जो रानी ललिता है और साथ में जो ये भवानी सेन है, इनकी एक पुत्री हुई थी और पुत्री का विवाह इन्होंने कुठलैड़ से कर दिया था। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कुठलैड़ जो थी ये कांगड़ा की एक रियासत हुआ करती थी और कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत हुआ करती थी। तो आपको ये याद रखना है कि कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो ये कुठलैड़ थी। और यहाँ का एक जो मतलब उस वक़्त राजा हुआ करता था कंवर शिवपाल, मीन्स अभी राजा नहीं बना था, वहाँ के राजा का पुत्र था, तो कंवर शिवपाल से हुआ। तो आपको ये भी याद रखना कि इनके कांगड़ा के साथ, जो कांगड़ा की कुठलैड़ रियासत थी उसके साथ भी अच्छे संबंध थे। सबसे जो मिस हैपनिंग होती है 6 अप्रैल 1905 को, जब मतलब भूकंप आता है कांगड़ा में, तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो होता है आपका मंडी और जो कांगड़ा वाला रीजन है उसमें होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, तो जो मंडी और साथ में जो आपका कांगड़ा वाला रीजन है वहाँ पर होता है। और उस वक़्त मंडी के जो राजा है भवानी सेन है। कौन है, भवानी सेन है। तो
इसके समय में ये घटना होती है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है कि भवानी सेन के समय में जो भूकंप भी आता है और सबसे ज़्यादा क्या होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है, जो विनाश होता है। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस भूकंप की वजह से एक गांव था, उस गांव का नाम है एजू, और ये कहाँ हुआ करता था, तो बैजनाथ और जो मंडी था उसके बीच में ये रीजन हुआ करता था। इसको हानि नहीं हुई थी, ये बच गया था। अब क्यों बचा, तो यहाँ इस गांव के बारे में यहाँ के जो लोग हैं उनकी कई परंपराएं हैं, कई मीन्स दंत कथाएं हैं कि ये देवीय शक्ति की वजह से ऐसा हुआ था। तो आगे जो है, आगे वाला जो रीजन है वो था बल्लभ, तो ये बता दिया था मैंने, सिन्नौर, चौहार, इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा क्या हुई थी, हानि हुई थी। और इस वक्त जो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम मिलर था, वो एक बंगला है पालमपुर में, डाक बंगला था, उस बंगले में ठहरे थे। तो बोलने का मतलब है जो उस वक्त अंग्रेज अधिकारी थे वो भी यहाँ फंसे थे, पर वो बच गए थे, उनकी डेथ नहीं हुई थी। इसके बाद जो हमारे भवानी सेन जो है वो क्या करते हैं, लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टेप उठाते हैं। वो क्या करते हैं, भूकंप के बाद तकावी ऋण, दोस्तों तकावी ऋण होता है कि कम इंटरेस्ट पर ऋण देना। जब ये कृषि के लिए दिया जा सकता है, आपका डेवलपमेंट के लिए दिया जा सकता है, पर मैक्सिमम ये कृषि के लिए दिया जाता था पुराने समय में। जैसे मान लो कि इंटरेस्ट रेट जब आप वास्तविक तौर पर लोन लेते हैं तो 7% है, तो ये तकावी ऋण होगा, ये आपको 3 या 4% इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा। और साथ में जो अनाज के भंडार थे उनको राज्य के लोगों के लिए खोल दिया था। तो ये सबसे इनके समय में अच्छी बात हुई थी। तो ये क्या था कि इससे क्या पता चलता है कि एक इसका जो करेक्टर था एक अच्छे राजा का करेक्टर था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन जो घटनाएं होती है, तो घटनाएं होने के साथ साथ मैंने आपको बताया कि जब भवानी सेन राजा बना, तो राजा बनते वक्त तो क्या था, बेशक नहीं था, मीन्स नाबालिग था, अंडर एज था। तो जब राजा बना और राजा बनने के बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद जब ये मतलब बेशक हो गया, राजपाट को संभालने लायक हो गया, तो जो H.A. एंडरसन उस वक़्त जालंधर के कमिश्नर हुआ करते थे, तो उसने क्या किया कि इसे पूर्ण अधिकार दिया कि आप क्या कर सकते हैं, अब अपनी आंतरिक और बाहरी जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स इन्हें पूरी तरह क्या किया गया था, राजा की उपाधि दे दी गई थी। अब ये सारे के सारे जो डिसीजन था वो ले सकता था। पर पहले जो कहीं ना कहीं जब ये राजा बना उस वक़्त जो था अंग्रेज़ों का ज़्यादा हस्तक्षेप था, और जो डिसीजन लेने की पावर थी कहीं ना कहीं वो अंग्रेज़ों के हाथ में थी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे वाला जो आपको चीज़ याद रखनी है, जो घटना हुई है 1905 में क्या होता है, ब्रिटिशर जो प्रिंस ऑफ वेल्स से लाहौर आते हैं। तो उस वक़्त जो भी कोई ब्रिटिशर आता था तो उनके स्वागतम के लिए जितने भी राजवाड़े हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उनके प्रति जो लॉयल होते थे तो उनके पास जाते थे, उनका स्वागतम करते थे। मैंने आपको बताया है कि ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, यहाँ तक कि कल्चर एक्टिविटी की जाती थी, और उन्हें उपहार दिए जाते थे। कोई जो अपना ट्रेडिशनल कल्चर होता था जिस रियासत का, उससे संबंधित कोई प्रोडक्ट दिया जाता था। तो ये क्या होता था, उनके मतलब जो ये अंग्रेज हुआ करते थे उनको सम्मानित करने के लिए, उनके सम्मान के लिए ये किया जाता था। तो जो 1905 में जब लाहौर में ये लाहौर दरबार बोलो आप, लाहौर दरबार हुआ, तो उसमें प्रिंस ऑफ वेल्स लाहौर आए, और पंजाब के जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि वो कहाँ गए, लाहौर के। तो उनके साथ भवानी सेन भी गया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रिंस ऑफ वेल्स जब हिमाचल आए तो मंडी का राजा कौन था, आपको इस वे से इसको क्या करना है, कंपैरेटिव वे में याद रखना है। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लॉर्ड किचनर, इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो शिमला की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो शिमला से जब ये कांगड़ा आए तो जब आ रहे थे तो मंडी भी गए थे। तो आपको यही याद रखना है कि जो लॉर्ड किचनर
थे वो किसके समय में मंडी आए, तो ये भी राजा जो था हमारा भवानी सेन था, इनके कार्यकाल में ऐसी घटना हुई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 1909 से लेकर 1911 वाला जो पीरियड है, 1909 से लेकर 1911 का जो पीरियड है, ये कहीं ना कहीं जो मंडी की हिस्ट्री है भवानी सेन के समय की, उसमें उथल पुथल रही है। इसके उथल पुथल के पीछे क्या रीज़न है तो हम बात करेंगे। तो इसके मुख्य कारण क्या है, पहले एक क्रांति होती है 1909 में और 1911 तक ये क्या होती है, चलती रहती है। लगभग 1-2 साल जो डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है मंडी की हिस्ट्री में। तो इसमें क्या होता है कि मुख्य कारण क्या है, तो जो हमारा भवानी सेन है उसका एक वजीर है। कौन है, वजीर है, और उस वजीर का नाम है पाधा जीवानंद। क्या है, पाधा जीवानंद। आपको ये याद रखना है नाम, क्योंकि ऐसे नाम पूछे जाते हैं कि जो पाधा जीवानंद थे वो किस राजा, मंडी के किस राजा के दरबार में एज वजीर थे। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो ये जो जीवानंद पाधा थे, ये जो राजा के वजीर थे भवानी सेन के, तो इसने कुछ स्टेप उठाए और उन स्टेप की वजह से जो मंडी के लोग थे वो राजा के विरुद्ध हो गए थे। तो स्टेप क्या थे, बेगार प्रथा। तो मैं आपको कल भी बता चुका हूँ बेगार प्रथा क्या होती है। तो बेगार प्रथा में क्या होता है कि आपसे काम करवाया जाता है पर पेमेंट नहीं दी जाती है, अधिक कर। एक तो क्या हुआ था, इस दौरान मंडी में अकाल भी पड़ा था, और जो ये भवानी सेन का वजीर था पाधा जीवानंद, तो इसने क्या किया, लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिए और लोग क्या हो गए, राजा के अगेंस्ट हो गए। भ्रष्टाचार था। जो ये पाधा जीवानंद था, इसने कई व्यक्तियों को सैनिक सेवा में नियुक्त किया था जो भाई भतीजावाद से बिलोंग करते थे। बोले मतलब अपने जो उसके निजी लोग थे उनको क्या किया था, जो भवानी सेन का राज दरबार था उसमें नियुक्त किया गया था। और ये क्या था, भ्रष्टाचार का अच्छा नज़ारा था, अच्छा मीन्स एग्जाम्पल था। और राजा इस वक्त क्या हो गए थे, कर्तव्यहीन हो गए थे। वो कर्तव्यहीन कैसे हो गए थे कि जो ये भवानी सेन के समय में जो क्या बोलते हैं घटनाएं हो रही है, तो इनके ऊपर नज़र नहीं रखता था। और जीवानंद पाधा क्या करता था कि कुछ एक बातें तो राजा तक पहुंचने नहीं देता था। तो ये जो है उपाध्याय जयदेव की बात को नहीं माना उसने। एक मतलब क्या बोलते हैं, भवानी सेन को एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपको क्या करना चाहिए, ये जो सारी एक्टिविटी हुई है उसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, पर उसने ऐसा नहीं किया था। तो आई होप आपको यहाँ तक ये बातें पता चल गई होगी। और अब क्रांति जो होती है, क्रांति क्यों होती है, तो क्रांति के रीजन मैंने बता दिए, क्रांति के रीजन आपको पता चल गए। अब जो क्रांतिकारी है वो क्रांति करने का जो नेता है मंडी में, वो है शोभाराम। तो शोभाराम एक सैनिक था, उसने सैनिक मतलब सेना में काम किया था। तो ये जब सारी घटनाएं वो मंडी के इतिहास में देखता है तो उसे थोड़ा सा क्या हो जाता है, मीन्स अच्छा नहीं लगता है। और जब अच्छा नहीं लगता है तो एक वो लोगों को इकट्ठा करता है और राजा के अगेंस्ट विद्रोह कर देता है। पर विद्रोह में क्या होता है, जो ये जीवानंद पाधा है वो क्या करता है कि उसके सेना का मुकाबला करता है जो लोग हैं, और इनके बीच काफ़ी हड़प झड़प होती है। हड़प झड़प होने के साथ ही जो शोभाराम जी है उनकी हार होती है, मीन्स उन्हें उनके जो सैनिक है वो मारे जाते हैं, जो उनके सैनिक है या जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मारे जाते हैं। और इनको मतलब वहाँ मंडी जो दरबार से, मतलब मंडी का जो भवानी सेन का दरबार है उस वहाँ से भागना पड़ता है। तो ये है प्रथम चरण। क्या है ये, प्रथम चरण। और इसमें शोभा राम की हार होती है और जीवानंद का क्या होती है, जीत होती है। और अब क्या होता है कि दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरे चरण में दोबारा से क्या करता है, शोभाराम लोगों को यूनाइट करता है। भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, बेगारी, कर जो उच्च कर रेट है उसको ख़त्म करने के लिए उन लोगों को बोलता है कि आप इकट्ठे हो जाओ, हम यूनाइट करके क्या कर सकते हैं, इस समस्या का हल कर सकते हैं। तो दूसरा चरण दूसरा स्टेप उठाते हैं वो, और दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि
तहसीलदार है और उसका नाम हरदेव है। क्योंकि उस वक़्त जो नौकरशाही थी वो भी क्या थी, रिश्वत ज़्यादा थी और रिश्वतखोर थी, तो वो काम नहीं करती थी लोगों के। तो और साथ में ये जो तहसीलदार था, जो कर बंदोबस्त था, उसको लेकर इसने भी लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे। तो इसको बंदी बना लेते हैं लोग। जो क्रांतिकारी है, जो ये मतलब शोभाराम के नेतृत्व में जो मंडी के लोगों ने शस्त्र उठा लिए हैं, तो वो क्या करते हैं कि इसको बंदी बना लेते हैं। अब जब बंदी बनाते हैं तो जीवानंद जो पादा है उसको इस बात का पता चलता है कि जो हमारे तहसीलदार साहब है उनको बंदी बना लिया गया है। तो सूचना देते हैं भवानी सेन को, और भवानी सेन क्या करते हैं कि एक पत्र लिखते हैं। पत्र लिखा जाता है जलंधर के कमिश्नर को। मैंने आपको बताया था कि जो सुकेत मंडी था 1846 में जब लाहौर की संधि होती है, तो उसके अंतर्गत ये जलंधर के कमिश्नर के अंडर आ गया था। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्था थी वो देखते थे। तो एक पत्र लिखते हैं, जब कोई बड़ी घटना हो जाती थी तो ये ब्रिटिशर देखते थे और पत्र लिखते हैं। और पत्र किसको लिखते हैं, तो मतलब उस व्यक्ति का नाम है कर्नल एच डेविस। तो एच डेविस को पत्र लिखा जाता है कि जो शोभा राम है उसने क्या कर दिया है, मंडी में विद्रोह कर दिया है, तो हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो जो ब्रिटिशर क्या करते हैं, जो ये विद्रोह हुआ है उसकी हेल्प मतलब उसको दबाने के लिए क्या करते हैं, एक सेना भेजते हैं, भवानी सेन की हेल्प करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो ये शोभाराम है और साथ में उसके जो साथी है वो पकड़े जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं। और शोभाराम और जो उसके साथी है उनको पकड़े जाने के बाद क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। और शोभाराम को कुछ समय के लिए जो है आपका जो धर्मशाला जेल है, हिमाचल प्रदेश का एक टूरिस्ट प्लेस है, साथ में शहीद स्मारक कुणाल पत्थरी, जो आपको यहाँ पर कुछ एक धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं, दिलाई लामा टेम्पल मतलब मैक्लोडगंज में, टिब्बा जो आर्ट एंड कल्चर का अच्छा आपको धार्मिक स्थल देखने को मिलता, मतलब धार्मिक स्थल है, बौद्ध जो आर्ट है उसका। तो ये सारे जो आपको क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पर स्थल देखने को मिलते हैं। तो इस और साथ में जो ये धर्मशाला जेल है इसे लाला लाजपत राय जेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लाला लाजपत राय को भी अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कुछ समय अरेस्ट किया था, तो उनके नाम पर इस जेल का नाम क्या रखा हुआ है, लाला लाजपत राय जेल रखा हुआ है। तो इस जेल में इनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। और उसके जो अन्य साथी थे उन्हें लाहौर की जेल में रखा गया। बाद में क्या किया गया, जो ये शोभाराम थे उनको काला पानी भेजा गया। दोस्तों काला पानी कहाँ पर है, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि काला पानी किस जगह को बोला जाता है, तो वहाँ पर भेजा गया। तो आई होप आप शोभाराम के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो आगे चलते हैं, जो आगे वाला पोर्शन है, तो भवानी सेन ने क्या किए उसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाती है घटना, तो एक सुधार करता हो पादा जो जीवानंद को है वो पदच्युत कर देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं जो ये विद्रोह हुआ है ये पादा जीवानंद की देन है, और उसकी जगह इंदर सिंह को वजीर बनाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम के समय में एक दिल्ली दरबार होता है, और वहाँ पर क्या किया जाता है कि भवानी सेन को भी रिस्पेक्टफुली एक इनविटेशन दिया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है, और भवानी सेन वहाँ पर जाते हैं। पर जैसे ही दिल्ली से वो वापस आते हैं तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहने लगती है, और उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो दिल्ली से वापसी के बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। आई होप आप अच्छे से भवानी सेन के बारे में जान गए होंगे। तो आगे चलते हैं, आगे वाला जो राजा है जोगिंदर सेन है। तो भवानी सेन की भी कोई संतान नहीं थी। क्या थी, इसकी कोई संतान नहीं थी। जब भवानी सेन की डेथ होती है 1911 का जो दिल्ली दरबार को अटेंड करके वापस आते हैं, उसके बाद इनकी बीमारी के कारण डेथ हो जाती है। तो उसके बाद इनका कोई भी संतान नहीं है। तो समस्या हो जाती है कि अब राजा किसको बनाया जाए। तो राजा का एक मीन्स कोई रिलेटिव था, और
उसका नाम था किशन सिंह। तो उसके पुत्र को क्या किया जाता है, राजा बनाया जाता है और उसका नाम है जोगिंदर सेन। दोस्तों ये जोगिंदर सेन वही जोगिंदर सेन है जो मंडी का अंतिम राजा है। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो इसी राजा के समय में मंडी ने भी क्या किया था, हिमाचल में मतलब मंडी भी इसी राजा के समय मंडी भी एक जिले की फॉर्म में आया था। तो अंतिम राजा है ये आपको इम्पोर्टेंट मतलब याद रखना है। और अंग्रेजों ने क्या किया, इसको गद्दी पर बैठाया, अंग्रेजों का ये काम था। इसके समय में कुछ एक सामाजिक सुधार हुए हैं, तो इसने सुधार कार्य किए हुए हैं। तो सुधार कार्य जो है उनके कौन कौन से हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सुधार कार्य, पहला सुधार कार्य किया उन्होंने जो शिकार एक्ट था 1913 और जंगलात सुधार किया। देखो शिकार एक्ट क्या था, पशु जो पक्षी होते थे उस वक्त राजा काफ़ी शिकार किया करते थे और वो शौकीन हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया, एक एक्ट पारित किया और पूरा का पूरा जो अपने रीजन में क्या कर दिया था, शिकार को प्रतिबंधित कर दिया था। जंगलात सुधार क्या किया, तो उस वक्त अगर किसी को जलाने के लिए लकड़ी लेनी पड़ती थी या उसे मतलब घर बनाने के लिए लकड़ी लेनी पड़ती थी तो परमिशन लेनी पड़ती थी जो उस वक्त वन विभाग था उससे। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा काम भी किया। मछली के मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और बेगार का अंत किया, नई कर व्यवस्था लाई, क्योंकि पीछे जो था भवानी सेन के समय में जो कर व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। तो इसने ये काम किया। और विवाह करने की आज़ादी क्या थी कि इसमें क्या होता था कि जो भी लड़की 16 वर्ष की उम्र की हो जाती थी तो अगर वो किसी से विवाह नहीं करना चाहती थी तो उसको उस पर्सन को रिजेक्ट करने का अधिकार था। तो विवाह करने की आज़ादी से संबंधित भी इसने क्या किया था, रूल रेगुलेशन बनाया था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि इस व्यक्ति ने, जोगिंदर सेन ने, उर्दू को राजकीय भाषा बनाया और उर्दू में क्या होता था, इसका राज दरबार का काम हुआ करता था। जो बैजनाथ और मंडी का रीजन था उसके बीच में इसने एक सड़क जो बनी थी उसको चौड़ा करवाया, मीन्स अच्छी सड़क बनाई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे भी अच्छी लगी, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, आंसर कर मतलब इसके बारे में लिख सकते हैं कि जो विवाह और मृत्यु पर खर्च हुआ करता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। मुझे ये उनका काफ़ी अच्छा स्टेप लगता है क्योंकि अभी भी वर्तमान में जो हमारी सोसाइटी है वो विवाह पर कम से कम जो मिडिल फैमिली है, जो रिच फैमिली है, उनका तो मतलब मान के चलो 20 लाख उनके लिए नॉर्मल होता है। अगर जो मिडिल फैमिली मतलब मिडिल से थोड़ा सा अच्छी फैमिली है तो 20 लाख क्या कर देती है, विवाह पर वो खर्च कर देती है। वहाँ पर टेंट का खर्चा या जो साउंड सिस्टम है उसका, जो आपके आभूषण गहने होते हैं, ज्वेलरी होगी उसका, साथ में अगर लड़की की साइड से हो रही है तो दहेज इतनी मतलब शान शौकत से देते हैं और कुछ एक लोग दहेज मांगते भी है। और नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है तो, और दूसरी बात, एक बात और आती है यहाँ पर विवाह पर खर्च करने के लिए कि दोस्तों क्या होता है कि जो विवाह शादियाँ होती है उसमें इतनी आइटम बनाई जाती है कि मतलब कई शादियों में तो 7 से लेकर 13 आइटमें बनाई जाती हैं और एक जो हमारे पेट की कैपेसिटी होती है वो हम 2 या 3 आइटमों से ज़्यादा आइटम खाएं तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो क्या होता है कि इसमें जो अनाज की वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप आइटमें ज़्यादा बनाते हैं तो इससे क्या होता है कि अनाज की वेस्टेज ज़्यादा हो जाती है। लोग क्या करते हैं, लालच के चक्कर में कई बार ज़्यादा ले लेते हैं और उसे बाद में फेंक देते हैं। और मृत्यु खर्च पर प्रतिबंध क्या था कि दोस्तों अगर आपको अभी भी पता है तो जो ब्राह्मणवाद था, ये ब्राह्मणवाद जो है इसमें क्या होता था कि ब्राह्मण क्या करवाते थे, जो मृत्यु संस्कार था उसको अपनी मर्जी से करवाते थे। और लोग भी क्या करते थे कि मृत्यु जब किसी की हो जाती थी, उसके जो मतलब किन और कित होते थे तो उनके ऊपर क्या मतलब उनके जो मृत्यु संस्कार करवाए जाते थे उसके ऊपर ढेर सारा खर्चा करते थे। या ये सामाजिक जो परिस्थिति थी उसमें अपने आप को एक टॉप पे दिखाने के लिए, या फिर क्या होता था कि ब्राह्मणवाद जो था उनके कहे के अनुसार ऐसा होता था। तो जोगिंदर सेन ने ये जो स्टेप उठाया था ये मुझे सबसे अच्छा स्टेप लगता है उनका। और साथ में जो विवाह करने की आज़ादी थी, मीन्स इन्होंने जो काम किए हैं वो कहीं ना कहीं एप्रिशिएबल मतलब एप्रिशिएट करने वाले वर्क है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि इनके समय में क्या क्या हुआ और हमें यहाँ से क्या क्या याद रखना है। नेक्स्ट वन जो है तो ये कल के प्रश्नों के उत्तर हैं।
तो कल आपसे मैंने जो प्रश्न पूछे थे उसके आज आंसर बताऊंगा। तो उष्णकटिबंध वन जो है किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? तो ये जो है, ये दोस्तों यहाँ पर डायग्राम है कि जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, तो ये वाला जो रीजन है इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इसमें ये उष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, इनको वर्षा वन भी बोलते हैं, इन्हीं को सदाबहार वन भी बोलते हैं, वर्षा वन, सदाबहार वन। और ये जो मतलब वन है, यहीं पर क्या होता है 60 मीटर तक के जो पेड़ पाए जाते हैं। बोलने का मतलब सबसे जो लंबे ट्री होते हैं इसी रीजन में पाए जाते हैं। किस रीजन में? तो जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन जो मैंने बताया, इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और इसी क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय वन बोलते हैं। इस क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा घने वन पाए जाते हैं, इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इसी क्षेत्र को मतलब इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता होने के कारण इसको बोलते हैं मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन। ये जो है 23 यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको क्या किया हुआ, गलत लिखा हुआ है। इस वाले रीजन को देखो, ये वाला जो है 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ में देखेंगे तो आप अच्छे से इसे देख पाओगे। तो इस यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इस वाले रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और इस बारिश को बोलते हैं सौजन्य वर्षा। तो आई होप आप अच्छे से इस मतलब ये जो वर्षा वन कहाँ पर देखने को मिलते हैं और सदाबहार वन क्या होते हैं इसके बारे में देख लो। तो देखो इसके जो पत्ते होते हैं 12 के 12 महीने, जो 12 के 12 महीने होते हैं उसमें क्या रहते हैं? हरे ही हरे रहते हैं। क्या होते हैं? हरे ही हरे रहते हैं। बोलने का मतलब है कि इनके पत्ते हरे ही हरे रहते हैं और स्पेसिफिक जो एक सीजन होता है उस समय नहीं गिरते हैं, कुछ एक गिरते हैं उसी वक्त आ जाते हैं। इस प्रक्रिया में ये क्या होता है? चलता रहता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो ये सदाबहार वन है या उष्णकटिबंधीय वन है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आई होप अच्छे से आप जान गए होंगे। और इसको क्या बोलते हैं? ये आपका अक्षांश रेखा है, इसको हम विषुवतीय रेखा या इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं और इस वाले रीजन को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ से आपके ढेर सारे और क्वेश्चन भी बनते हैं, उसे बाद में करेंगे। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, वर्षा वन किस रीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों वही क्वेश्चन था, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया था तो आपको बता दिया है। इसका मतलब इसके बारे में और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हम श्वसन क्यों करते हैं? दोस्तों पहले इसका डायग्राम देख लो, फिर मैं बताता हूँ हम श्वसन क्यों करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप मानव श्वसन तंत्र देख सकते हैं। और श्वास लेना क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो इसी को बोलते हैं श्वसन प्रक्रिया। अब हम श्वास क्यों लेते हैं इसके बारे में देखिए। तो होता क्या है कि पहली बात, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हमें श्वास जरूरी है। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हमें श्वास जरूरी है। होता क्या है दोस्तों कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद कुछ एक जो भोजन का पोषण होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में हमारी जो छोटी आंत होती है और साथ में बड़ी आंत होती है उसमें जाकर टूटता है। उसके बाद जो बचा खुचा मतलब जो पाचन होता है वो आपकी जो कोशिका होती है जिसको हम सेल बोलते हैं उसमें होता है। और उसमें जब ये पाचन होता है तो पाचन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? पाचन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये पाचन नहीं होगा तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा नहीं मिलेगी तो जो हमारे ये कोशिका है ये काम नहीं कर पाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि जो हमारी कोशिका होती है उसमें जो श्वसन होता है उसके लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। और ये जो ऑक्सीजन आती है ये श्वसन प्रक्रिया
के द्वारा ही आती है। तो इसलिए हमारे शरीर में श्वसन क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है, जो हमारा पाचन होता है या जो भोजन का विखंडन होता है उसको क्या करता है, करने में हेल्प करता है। या ऐसे बोले कि कोशिकीय जो श्वसन होता है, जो सेल रेस्पिरेशन होता है, उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। देखो दोस्तों, जो सेल होता है वो जो है हमारी बॉडी की सबसे छोटी जो होती है इकाई है। और इकाई भी कैसी, संरचनात्मक और कार्यात्मक, जो आपका स्ट्रक्चर और जो फंक्शनल इकाई है वो सबसे छोटी है। तो ये संरचनात्मक और साथ में जो कार्यात्मक है वो इकाई है ये। और अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ये भी क्या करती है, ये काम करने में हेल्प करती है। क्या करती है काम करने में, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर जो एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन जो होता है, या अन्य जो वर्क होते हैं कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। तो उस जब वो काम करती है तो काम करते वक्त क्या चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। अगर ये एनर्जी नहीं मिलती है तो कोशिका काम नहीं कर पाएगी। और एनर्जी कैसे मिलती है, तो एनर्जी जो होती है उसके अंदर, जो कोशिका के अंदर क्या होता है, अपना मीन्स एक रिस्पिरेशन सिस्टम होता है। वहाँ पर क्या होता है, श्वसन प्रक्रिया होती है। और श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है, वहाँ पर श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है कि जो फूड लिया होता है हमने, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है उसका क्या होता है, विखंडन होता है, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। और इसमें क्या चाहिए होती है, इसको तोड़ने के लिए ग्लूकोज, या बाद में क्या होता है, ये ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होकर जो आपका कोशिका होती है वहाँ चला जाता है। जब छोटी आंत और बड़ी आंत से भोजन पचता है तो उसमें से जो फिर मतलब बचा पोर्शन होता है उसको कोशिका के पास चला जाता है। और ग्लूकोज का जो फिर विखंडन होगा या जो पाचन होगा पूरी तरह, वो कहाँ होता है, आपका मतलब कोशिका में होगा। और इसका जो पाचन का मतलब है विखंडन होना। और उसमें क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट पोषक तत्व होंगे वो क्या किया जाते हैं, कोशिका ले लेती है। और फिर जो दूसरे होते हैं वो क्या किया जाता है, बाहर धकेल दिए जाते हैं। तो ये जो ग्लूकोज का टूटना होता है कोशिकाओं में, ये है आपकी अवायवीय प्रक्रिया, या सॉरी वायवीय प्रक्रिया। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको बोलते हैं वायवीय प्रक्रिया। बोलने का मतलब है ये O2 की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, O2 की उपस्थिति में होती है। और जब इसका विखंडन होता है तो यहाँ पर मतलब विखंडन के बाद आपको पानी दिखता है और ऊर्जा बनती है। ऊर्जा क्या करती है, कोशिका ले लेती है और पानी को क्या किया जाता है, अवशोषित कर दिया जाता है। और जो आपकी CO2 होती है वो भी इस प्रक्रिया के द्वारा बनती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो श्वसन प्रक्रिया है वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो श्वसन प्रक्रिया क्या करती है, इस प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, तो ये कहाँ पर काम करती है, ये जो भोजन होता है उसके विखंडन में काम करती है, जो हम श्वसन प्रक्रिया है। तो इस वजह से क्या होता है, हमें श्वसन करना जरूरी होता है। और दूसरी बात क्या होती है कि श्वसन जो होता है हमारे लंग्स के द्वारा किया जाता है। मीन्स जो मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का अंग होता है वो कौन सा होता है, वो होता है जो लंग्स, या जिसको हम फेफड़े बोलते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुंबक की खोज किसने की थी। तो प्राकृतिक चुंबक की खोज जो की थी वो आपके जो व्यक्ति थे, वो व्यक्ति थे हमारे, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ उनका। ये तो इन व्यक्ति का नाम है मैग्नस। इनका नाम क्या है, मैग्नस। ये मैग्नस है। और ये जो रहने वाले थे ये मैग्नीशिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, मैग्नीशिया के रहने वाले थे। और ये मैग्नीशिया जो है ये वर्तमान में आपको यूनान, उस वक्त भी यूनान में देखने को मिलता था। और इसे वर्तमान में क्या बोलते हैं, मैसेडोनिया भी कहा जाता है। तो ये आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि मैसेडोनिया, मैग्नीशिया एक ही मीन्स नाम थे और उनका नाम बदला हुआ बाद में। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये जो था, जो ये मैग्नीशिया पर्वत है वहाँ पर ये ऐसा शेफर्ड था, गडरिया था, ये भेड़ों को चराता था। और इसके पास एक ये छड़ी हुआ करती थी। और ये छड़ी को एक बार जो यूनान के मतलब मैग्नीशिया जो पहाड़ हुआ करता था, पर्वत हुआ करता था, वहाँ पर ये बकरियाँ चरा रहा था। सडनली इसकी छड़ी के मतलब एक चट्टान के साथ क्या हो जाती है कि चिपक जाती है। और उसे बाद में पता चलता है कि ये क्या है, ये मैग्नेट मतलब मैग्नेट है। और मैग्नेट होने जो है उसको मैं जब
पता चलता है कि ये एक प्रकार की चट्टान है, तो इसके नाम पर, मैग्नेस के नाम पर ही इसका नाम मैग्नेट रखा जाता है और बाद में इसका नाम कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट जो है वर्तमान में प्राकृतिक या जिसको हम क्या बोलते हैं नेचुरल चुंबक बोलते हैं, वो मानी जाती है। तो आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि इसका जो फाउंडर है वो कौन है। और आप चुंबक को देख सकते हैं, ये जो चुंबक है इसको देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं ये क्या है, प्राकृतिक चुंबक है जो कौन सा होता है, मैग्नेटाइट होता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे वाला क्वेश्चन जो है वो है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में दोस्तों सांगपो के नाम से पुकारा जाता है। इसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह है, पहले इसको देख लो। ये कुछ इस तरह का है। जो हमारी ब्रह्मपुत्रा है वो मानसरोवर लेक से निकलती है, जो कैलाश पर्वत है वहाँ पर उससे मतलब उसमें एक झील है, वहाँ से निकलती है। और निकलने के बाद क्या करती है, ये ईस्ट की तरफ बहती है। बोलने का मतलब यहाँ जैसे निकलती है और क्या करती है, ऐसे करके ये क्या बोलते हैं, यहाँ से निकलती है ये। और ये वाला जो रीजन है आपको, ये जो मतलब ग्रीन जैसा, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र आ रही है। और इसे जो तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। सांगपो का मतलब होता है प्यूरीफायर या पवित्र नदी। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये आपका जो ये वाला आप देख पा रहे होंगे, जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री में आती है तो इसे दिहांग बोलते हैं। और जब ये असम में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और फिर क्या होती है कि जब ये वेस्ट बंगाल में चली जाती है, वेस्ट बंगाल में जाने के बाद इसको क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। और इस साइड से क्या आती है, गंगा आती है। और गंगा और जो ब्रह्मपुत्र आपस में मिलती है। और आपस में मिलने के बाद ये आपकी क्या है, गंगा आ रही है, ये ब्रह्मपुत्र आ रही है। आपस में मिलने के बाद ये वाली शाखा क्या कहलाती है, ये वाली जो आगे होती है इसको मेघना बोलते हैं। और मेघना कहाँ गिरती है, जो बे ऑफ बंगाल है उस वाले रीजन में गिर जाती है। और ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है यही क्या करती है, यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और ये वेस्ट बंगाल में है। ये विश्व का जो है आपको सबसे बड़ा डेल्टा देखने को मिलता है। तो आई होप आप इसके बारे में भी समझ गए होंगे कि इसको किस जगह पर किस नाम से जाना जाता है। और इसकी कुछ एक आप ट्रिब्यूटरी है उसको यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये मैं साइड में मैंने एक विकिपीडिया से इमेज लगाई हुई है। इसकी इमेज कुछ एक जो है, तो इसमें से आपको कौन कौन सी याद रखनी है। कुछ एक दिबांग नदी है, लोहिता, धनसिरी, और उसके बाद में तिस्ता नदी, सुवर्णसिरी, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र की जो मानस, ये है आपकी ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है। और इसके आस पड़ोस में जो नगर बसे हुए हैं, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर जो है, इस नदी के आस पड़ोस में आपको नगर देखने को मिलते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे जो है आज के प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है वो है पेशियों में ऐंठन क्यों होती है या किस वजह से होती है। पेशियां आपको कल बताऊंगा कि पेशियां क्या होती है। श्वसन दर क्या होती है आपने बताना है। रिस्पिरेशन रेट जो होती है वो क्या होती है। और मसल में पेन क्यों होती है, ऊपर वाला का मतलब ये है हम श्वसन के दौरान कितनी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो कितनी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। रिस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन की कितनी जो क्वांटिटी होती है हम अंदर लेते हैं। कीट सांस किस अंग से लेते हैं ये बताना आपने। और नेक्स्ट वन जो है रॉल्डंग शिखर का संबंध किस जिले से है। ये जो मैंने हिमाचल की नई सीरीज शुरू की हुई है जिसमें आपको हर दिन के 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो उसमें ये मैंने क्वेश्चन पूछा था। अगर आपने उसको नहीं देखा हुआ तो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। रॉल्डंग शिखर जो है, पर्वत बोलते हैं शिखर को, का संबंध किस जिले से है, किस जिले से इसका संबंध जोड़ा जाता है, तो ये आपने बताना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर पसंद नहीं आती तो डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों किया कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर इस वीडियो को देखने से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो आप क्या कर सकते हैं, इसे शेयर और
करके दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। जय हिंद।